नमस्कार। मैं सुनील मिश्रा पुनः एक बार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। मित्रों, आज कुंडली ज्ञान में हम लोग एक विशिष्ट विषय को लेकर के आए हम कि उसे जानने के लिए या उसे जानने की जरूरत आपको क्यों पड़ेगी। आप ग्रह के कारक और अति विशिष्ट कारक के बारे में जानते होंगे, तो अति विशिष्ट कारक ग्रह के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि अगर आपके कुंडली में कोई भी एक अति विशिष्ट कारक ग्रह है तो जिस घर में वो बैठता है, जिस भाव में बैठता है, उस भाव के सारे सुख सुविधा आपको आजीवन मिलता है। इसलिए अति विशिष्ट कारक ग्रह के बारे में जानना हम लोगों को अति अनिवार्य है। ये तो आप जानते हैं कि कारक जो ग्रह होते हैं वो कहाँ कहाँ कारक होते हैं, कहाँ कहाँ दिग्बली होते हैं और कहाँ अति विशिष्ट कारक हो गए, इसी की ज्ञान हम लोग करना है। क्योंकि कुंडली ज्ञान के लिए इस बात को जानना अति आवश्यक है। हम लोग बहुत सारे विषय पर चर्चा कर चुके हैं। हमको लगा कि इसको आज जानने का नितांत आवश्यकता है, क्योंकि आप अपनी कुंडली में, किसी कुंडली में अगर देखते हैं, इतना तो आप जाने कि जो कारक ग्रह होते हैं जिस भाव में बैठते हैं, मतलब ग्रह जो है जिस चीज के कारक हैं, जिस उस भाव में बैठते हैं, अगर अकेले बैठते हैं तो उस भाव का नाश कर देते हैं। लेकिन अति विशिष्ट होकर बैठेंगे तो उसको हमेशा रिजल्ट बढ़िया ही देंगे, अच्छा ही देंगे, परिणाम बढ़िया रहेगा। उस भाव के को हमेशा विकसित करके करेंगे। तो आइए उसको जानने के पहले हम आप लोगों से एक आग्रह करूंगा कि अगर आप लोग हमारे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को पूरी देखने के बाद अगर पसंद आवे तो इसे लाइक जरूर करें। शेयर करना अगर आप मुनासिब समझते हैं, मैं तो ये कहूँगा शेयर भी करना चाहिए, ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय को हम लोग बढ़ा सकें। तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो आप ग्रह के बारे में जानते ही हैं कि ग्रह जो है 9 ग्रह हैं। तो ये भी जाने कि सूर्य पहले ग्रह हैं जिनको राजा भी कहा गया है और सभी ग्रहों के स्वामी भी कहा गया है, मालिक भी कहा गया है। सूर्य को इसलिए प्राधान्य दी जाती है। खैर, सूर्य कहाँ कहाँ कारक होते हैं तो आप ये जानिए, सूर्य लग्न में या 9वें भाव में ये कारक होते हैं, और यही सूर्य जब 10वें भाव में बैठ जाएं तो दिग्बली हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। नोट कर लीजिए आप कि सूर्य लग्न में या 9वें भाव में बैठेंगे तो कारक होंगे, लेकिन 10वें भाव में बैठेंगे तो दिग्बली हो जाते हैं, बल उनकी वृद्धि हो जाती है। और अगर सूर्य 11वें भाव में बैठ गए तो अति विशिष्ट कारक हो जाएंगे। यानी जिसके कुंडली में सूर्य 11वें घर में बैठे हैं तो ये समझें आप कि उसको ये 11वां घर किसी का, धन का घर है, आय का घर है। यानी सूर्य उसको आजीवन आय दिलाते रहेंगे, धन की कहीं ना कहीं से व्यवस्था करते रहेंगे, ये निश्चित है। तो सूर्य लग्न में और 9वें घर में कारक होते हैं, 10वें घर में दिग्बली हो जाते हैं, और 11वां घर अति विशिष्ट कारक होते हैं। इसी तरह से चंद्रमा को जब देखेंगे तो चंद्रमा 4थे घर में कारक होते हैं, और इसी घर में वो अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। चंद्रमा 4थे घर में, चूंकि चंद्रमा मन के भी कारक हैं, माँ के भी कारक हैं, और ये माँ का घर है, तो यहां चंद्रमा आकर के कारक हो जाते हैं और दिग्बली भी हो जाते हैं। लेकिन यही चंद्रमा लग्न में जब बैठ जाएंगे और 7वें घर में बैठ जाएंगे तो अति विशिष्ट कारक हो जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, अगर चंद्रमा जिसके कुंडली में लग्न में बैठे हों तो समझिए वो अति विशिष्ट कारक। वो व्यक्ति क्या होगा, सुंदर होगा, सौम्य होगा, स्वभाव का सुशील होगा, लोगों के सहयोगी होगा, अपने कार्य को की प्रधानता न देते हुए
दूसरे के कार्य की प्रधानता को देगा और इसी का स्वभाव से समाज में वो पूजनीय हो जाता है। अति विशिष्ट कारक का यही मतलब है। मतलब मैं जो बता रहा हूं, अगर वो अति विशिष्ट कारक कुंडली में कहीं हैं तो वो उस भाव के विकास को करते ही हैं। तो अगर चंद्रमा यहां बैठ गए तो स्वभाव में क्या होगा कि कोमलता आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा 7वें घर में बैठे हैं तो अगर ये पार्टनर का घर है, मान लीजिए ये पति है तो उनकी पत्नी का घर हो जाएगा। तो पत्नी कैसी होगी? पत्नी चंचल तो होगी लेकिन सुशील होगी, सच्चे मार्ग पर चलने वाली होगी, सहयोगी होगी, सुंदर भी होगी। तो ये है अति विशिष्ट कारक का प्रभाव। तो चंद्रमा चौथे घर में कारक होते हैं, चौथे घर में ही दिग्बली होते हैं, लेकिन अति विशिष्ट कारक पहले घर और 7वें घर में अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। अब मंगल जो है तीसरे घर में और छठे घर में ये कारक होते हैं और 10वें घर में ये जो है दिग्बली हो जाते हैं मंगल। तो 10वें घर में दिग्बली होते हैं और 10वें घर में ही क्या होते हैं? अति विशिष्ट कारक मंगल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कर्म का घर है और मंगल क्या है? प्राकर्म है। तो प्राकर्म क्षेत्र को में वो कारक होंगे और छठे घर में भी कारक होते हैं वो। अगर छठा घर में मंगल बैठ गए तो शत्रुहंता हो जाता है, लेकिन जब वे 10वें घर में बैठ जाते हैं तो अति विशिष्ट कारक हो जाएंगे। और अति विशिष्ट कारक हो जाएंगे तो यानी उस व्यक्ति के पराक्रम को वो बढ़ा देंगे, यानी वह व्यक्ति ज्यादा कर्मशील हो जाएगा, परिश्रम को ही अपना महत्व देगा, कर्म योगी कहलाएगा, कर्म पर विश्वास रखेगा। तो इसलिए मंगल जो है जब 10वें घर में बैठते हैं तो अति विशिष्ट कारक 10वें घर में दिग्बली के साथ साथ अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं बीच में कि ये जो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हूं, ये कोई नंबर नहीं है, ये हाउस की नंबरिंग मैं किया हूं कि कौन हाउस, चूंकि यहां से गिनती की जाती है, ये हाउस की नंबरिंग है। इसमें नंबर 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, इससे मतलब नहीं है, हाउस की नंबरिंग है, हाउस से ही गिनती किया जा रहा है। तो मंगल 10वें घर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वें घर में दिग्बली के साथ साथ अति विशिष्ट कारक होते हैं। और अगर 10वें घर में मंगल है तो समझिए कि वह व्यक्ति कर्म को की प्रधानता देगा, न कि भाग्य का प्रधानता देगा। अब हम लोग आते हैं बुध देव को। बुध जो है वो चौथे घर और 10वें घर में बुध जो है वो कारक हो जाते हैं। चौथे घर और 10वें घर में बुध कारक होते हैं और बुध जो लग्न में जाकर के, अगर बुध लग्न में बैठ जाए तो दिग्बली हो जाते हैं। लग्न में बुध क्या हुए? दिग्बली हो जाते हैं। और यही बुध मतलब चौथे 10वें में कारक होंगे, लग्न में दिग्बली हो जाते हैं। यही बुध जब 11वें घर में जाकर बैठ जाएगा तो अति विशिष्ट कारक हो जाएगा। अब यहां क्या होगा? अति विशिष्ट कारक 11वें घर से मतलब क्या कि अगर बुध यहां बैठे हैं किसी कुंडली में, जैसे आप देखिएगा, तो मानिए कि अति विशिष्ट कारक में आ गए। और अब क्या होगा? जब यहां बुध बैठ जाएंगे तो उस व्यक्ति की बुध किसी के वह व्यवसाय के, और व्यवसाय से संबंध धन का होता है, ये लक्ष्मी का घर भी है, आय का घर इसको कहते हैं। तो बुध कई तरीका से आय दिलाते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को बुध कई तरीका से आय दिलाते हैं, कई सोर्स, कई स्रोत देते हैं बुध। इसके बाद जो है बुध के बाद बृहस्पति देव को जो हम देखेंगे कुंडली में, तो बृहस्पति देव दूसरे, पांचवें, 9वें, 10वें और 11वें, यहां बृहस्पति देव कारक होते हैं। यहां बृहस्पति देव कारक होते हैं, लेकिन
लग्न में जाकर के यह जो है जो लग्न में यह दिग्बली हो जाते हैं बृहस्पति देव। लेकिन अति विशिष्ट कारक 5वां और 9वें में हो जब बैठेंगे तो अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। अब क्या होगा, मान लीजिए 5वें और 9वें घर में बैठे बृहस्पति, जैसे ही मिले तो आप मानिए बृहस्पति है क्या, धर्म के कारक है, ज्ञान के कारक होते हैं। तो यहाँ ज्ञान के क्षेत्र में और ये शिक्षा है और ये घर उच्च शिक्षा का घर है, तो दोनों में बृहस्पति देव दोनों के कारक हैं और जब यहाँ बैठेंगे व्यक्ति की शिक्षा को और इंप्रूव कर देते हैं। तो यहाँ बृहस्पति देव बैठ करके अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। इसके बाद से शुक्र देव की स्थिति को जानिए। शुक्र देव जब हम लोग देखेंगे 7वें घर में शुक्र देव कारक होते हैं, 7वें घर में शुक्र देव कारक होंगे और शुक्र देव चौथे घर में क्या होंगे, चौथे घर में जो शुक्र देव होते हैं वो अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। और साथ में चौथे घर में सबसे पहले तो जानिए कि 7वें घर उनका कारक का है, चौथा घर उनका दिग्बली हो जाते हैं और 12वें घर में जब शुक्रदेव बैठेंगे। अब एक चीज हम बता दें आपको, शुक्रदेव 12वें घर, चौथे घर और 7वें घर में भी दिग्बली होते हैं। शुक्रदेव क्या है, शुक्रदेव जो है शुक्र वो भोग और ऐश्वर्य के ग्रह है और 12वां घर क्या है, व्यय का घर है। यानी जब 12वें घर में शुक्रदेव जाते हैं तो भोग और ऐश्वर्य के व्यय की वृद्धि कर देते हैं। यानी अगर 12वें घर में शुक्र पाए जाते हैं तो अति विशिष्ट कारक हो जाएंगे। और वो जो है अगर किसी कुंडली 12वें घर में शुक्र है तो हमेशा पूरी जीवन उसको भोग और व्यय करने के लिए वो कहीं ना कहीं से शुक्र व्यवस्था करते रहेंगे। इसीलिए 12वें घर में शुक्रदेव जाकर के अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। और दूसरी बात, शुक्र सुख के भी कारक है, तो इसलिए शुक्र जब चौथे घर में बैठे हैं तो यहां भी अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। और शुक्र दाम्पत्य जीवन के भी कारक हैं, इसलिए 7वें घर में बैठ करके शुक्रदेव अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि सूर्य के साथ शुक्र तक जान गए। अब शनिदेव को जानिए। शनिदेव तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर के और 12वें घर का कारक ग्रह होते हैं, कारक होते हैं। तीसरा, छठा, 10वां और 12वें घर में शनिदेव बैठे तो ये कारक है इसके। और शनिदेव जो है दिग्बली हो जाते हैं 7वें घर में आकर के, 7वें घर में दिग्बली हो जाते हैं। लेकिन शनि जब छठे और 8वें घर में बैठ जाए तो ये अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। अति विशिष्ट कारक में शनिदेव तीसरे और छठे घर में अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। शनि है कौन, शनि काल, छल है। और क्या है, शनि जो है शिक्षा व्यवसाय के भी, शिक्षा तो नहीं कहेंगे, व्यवसाय के भी कारक होते हैं। छल है शनि, क्या है तो वो जो है कई तरह के कल छपट, धूर्तता, धोखाधड़ी, ये सारी चीजें शनि से देखी जाती है। और छठा घर क्या है, छठा घर रोग, रिपु और ऋण का घर है, इसलिए शनिदेव छठे घर में आकर के विशिष्ट कारक हो जाते हैं। तो शनिदेव जो हम लोगों ने जाना कि 6, 8, 10 और 12 में कारक होते हैं, वही शनिदेव जो है 7वें घर में जो है क्या होते हैं, तो 7वें घर में वो दिग्बली हो जाते हैं और अति विशिष्ट कारक में तीसरे और छठे घर में जब बैठ जाएंगे तो अति विशिष्ट कारक में शनिदेव आते हैं। इसके अलावा राहु और केतु 2 हैं। राहु की स्थिति यह है कि तीसरे, छठे और 10वें घर में राहु कारक होते हैं और इसी तीनों घर में राहु अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। अब 10वें घर में राहु क्या मतलब, 10वां घर राजनीति से संबंध है। अगर 10वें घर में राहु बैठ जाए तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति राजनीति को अपना क्षेत्र बनाता है और राजनीति में आगे बढ़ता है, राजनीति से बहुत कुछ प्राप्त करता है। क्यों, राहु क्या है, तो राहु कल छल है, राहु क्या है वो कल है,
धूर्तता है, धोखा है, ये सारी चीजें राहु में पाई जाती है। इसकी और राजनीति क्या है, इस राजनीति में भी ये सारी चीजें समाहित होती है। इसलिए राहु राजनीति के क्षेत्र में अगर 10वें घर में बैठ जाए तो वह व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में जाता ही है और राजनीति में कल और छपट से वह बहुत आगे बढ़ता है। इसलिए राहु देव तीसरे और छठे घर में जो है, तीसरे, छठे और 10वें घर में जहां कारक होते हैं उसी घर में अति विशिष्ट कारक होते हैं। इसके बाद से आते हैं केतु। केतु को जानिए, केतु दूसरे और 8वें घर में कारक होते हैं। दूसरे और 8वें घर में कारक होते हैं और दूसरे ही और 8वें घर में ही केतु देव अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। अब दूसरा घर में क्यों? जब केतु दूसरे घर में हो, सेकंड हाउस में बैठे हो, तो ये मानकर चलें केतु क्या है? केतु आकस्मिक धन के मालिक हैं, आकस्मिक ज्ञान के मालिक हैं, गुप्त ज्ञान जिसको कहा जाता है, गुप्त ज्ञान जिसके बारे में विशिष्ट ज्ञान दिलाने का कारण केतु देव होते हैं। केतु भ्रम है, केतु भय है। तो ये सारी चीजें, अब इसमें आकस्मिक धन, यानी अगर दूसरे घर में केतु बैठे हो तो ये मानकर चले उस व्यक्ति को केतु कहीं ना कहीं से, नाना घर से, मामा घर से, रिश्ते से, कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन दिलाते रहते हैं और प्रचुर मात्रा में अचल संपत्ति दिलाते हैं। वही केतु अगर 8वें घर में बैठ जाए तो यहां भी अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं और यहां क्या करते हैं? छल पैदा करते हैं, व्यक्ति भयभीत होता है, गुप्त ज्ञान की तो हासिल करता है लेकिन गुप्त भय से आशंकित रहता है। भय मतलब प्रेत वगैरह की आशंकाएं उसके हमेशा बनी रहती है। और तो और उसके 8वें घर में जो है, जो केतु देव होते हैं, वो समझिए कि साहब कि केतु अगर 8वें घर में बैठे हैं तो ऐसी बीमारी जिसकी ज्ञान नहीं होगी, डॉक्टर को पता नहीं चलता है, ऐसी ऐसी बीमारियों को जो शरीर में आपको मिलेगा, डॉक्टर जांच करते रहेंगे, पता नहीं चलेगा कि कौन सी बीमारी है और आप परेशान हैं, ये सारी चीजें केतु दिलाते हैं। तो मैंने आज आप सभी लोगों को कारक ग्रहों के बारे में बतलाया, कारक के साथ अति विशिष्ट कारक ग्रह के बारे में बतलाया और दिग्बली का, दिग्बली पर तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ही कि दिग्बली के प्रभाव क्या होगा, लेकिन अति विशिष्ट कारक आप अपनी कुंडली को खोलें या किसी कुंडली को देखें, अगर उसकी कुंडली में अगर कोई भी एक भी ग्रह अति विशिष्ट कारक है तो वो हाउस, वो भाव, हाउस को भाव भी कहा जाता है, उस भाव को, जिस भाव में अति विशिष्ट कारक बैठे हैं, वो समझिए कि उस भाव का लाभ उसको जीवन भर, जीवन पर्यंत उसको मिलता रहेगा। इसमें कहीं संशय या कहीं जो है दुविधा की प्रश्न उठता ही नहीं है। इस प्रकार से अगर मुझे मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक जरूर कर दें और इसे सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।